हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, लास्ट टाइम हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा था, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसकी हमने लिमिटेशंस देखी, उसके असम्पशन जो थी उसके बारे में चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या ट्रांजिशन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे कलर एंड स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाई स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसी के लिए जो है एक नई थ्योरी स्टेबलाइज हुई जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अंदर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अजम्पशन आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट नेम में CFT भी बोल देते हैं। जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को VBT बोल देते हैं, वैसे ही यहां पर हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली एजम्पशन, अब देखिए डिफरेंस क्या था। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, हमने लास्ट वीडियो में इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि क्रिस्टल फील्ड और वैलेंस बॉन्ड में डिफरेंस कहां पर आया था, जिसकी वजह से बिल्कुल इससे अलग थी। तो अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। और जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहली अजम्पशन थी, देखिए डिफरेंस क्या था दोनों में। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके अंदर हमें बताया गया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है वो कैसी है? कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहां पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, बस इसमें ये चेंज हुआ कि जो ये मेटल लिगेंड का बॉन्ड था उसको इन्होंने कहा कि इट इज ए इंटरैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन एंड ए नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंटेन लिगेंड एटम। ठीक है, जो भी लिगेंड है और जो मेटल आयन है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि जो इनके बीच का जो बॉन्डिंग था वो क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यानी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो बॉन्डिंग है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। और इसकी सबसे पहली एजम्पशंस थी कि द ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ लिगेंड विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय a number of ligands which contain number of ligand with lone pair of electron, देखिए, जितने भी लिगेंड होंगे जो भी मेटल के सराउंडिंग में लगे होंगे, कहने का ये मतलब है कि अगर मेटल के सराउंडिंग में ऐसे लिगेंड अगर अटैच है तो लिगेंड के पास क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको वो डोनेट करेगा और इसके साथ क्या है? बॉन्डिंग करेगा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन के बीच और नेगेटिव चार्ज लिगेंड के बीच में। तो ये इसका जो है फर्स्ट एजम्पशन था। इसके बाद आता है सेकंड एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन है कि द लिगेंड आर ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। द लिगेंड ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। देखिए, पॉइंट चार्ज का यहां पे कुछ मतलब है। पॉइंट चार्ज का ये मतलब है कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन है, एक नेगेटिव चार्ज क्या है? लिगेंड है। दोनों क्या है? पॉइंट चार्ज है। देखिए, पॉइंट चार्ज एक ऐसी चीज, एक पॉइंट के माने है, मतलब एक पॉइंट के जैसा है जिसका ना तो कोई
एरिया है और ना ही कोई वॉल्यूम है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है कि पॉइंट चार्ज किसको बोला गया है, द लिगेंड ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। लिगेंड को यहां पर पॉइंट चार्ज माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो आई है, लिगेंड में भी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। देखिए जो लिगेंड है में भी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, में भी न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन। देखिए जो हमारे पास लिगेंड होंगे वो या तो न्यूट्रल होंगे या नेगेटिव चार्ज आयन होंगे। अब जब न्यूट्रल के बारे में बात करता है तो न्यूट्रल कैसे होंगे, जैसे NH3 है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी तरह NH3 है, H2O है। ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। और अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव चार्ज आयन कौन से होंगे, देखिए नेगेटिव चार्ज लिगेंड जैसे Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है, इसके अलावा Cl नेगेटिव आयन है, जितने भी हैलाइड हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या है, नेगेटिव चार्ज आयन। देखिए यहां पर न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज आयन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मेटल जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव की ही इंटरेक्शन होगी, तो या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, या न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या है, अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसको हम नेगेटिव एज ए नेगेटिव चार्ज लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और मेटल पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इसको हम नेगेटिव डेल नेगेटिव शो करेंगे और मेटल को डेल पॉजिटिव शो करते हैं। अब आता है अजम्पशन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। सारी की सारी जो भी मेन जो इसका मोटो है, मतलब जो एजम्पशंस इसने दी हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, जो भी साइंटिस्ट थे वो इस एजम्पशन से बहुत ज्यादा, देखिए इस एजम्पशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। जैसे फोर्थ एजम्पशन है कि जो द सप्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ 5d generate d orbital of metal ion into two different set of orbital into different energy in the presence of electric field of ligand। देखिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं इसको, ठीक है, फिर मैं इसको आपको करके दिखाता हूं को कैसे इसने डेफिनेशन दिया है। देखिए द सप्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल, द सप्लिटिंग ऑफ energy of the splitting of energy of 5d orbital orbitals of metal ions into two different sets of orbitals into different energy different energies in the presence of different energies in the presence of electric field, in the presence of electric field। देखिए कहने का क्या मतलब है, इसका तात्पर्य समझें कि जो हमारे पास d ऑर्बिटल होते हैं, 5d जनरेट ऑर्बिटल, हमने देखिए ये पहले बात पढ़ चुके हैं, जैसा हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ के आए थे कि हमारे पास ऐसे 5d ऑर्बिटल होते हैं। उसके अंदर हमने बॉन्डिंग भी पढ़ी थी कि जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होते थे और उसके बाद मान लो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए होते थे और उसके बाद हम लिगेंड अटैच करते थे और हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे ऐसे करके। मान लो एक लिगेंड यहाँ पे अटैच हो गया है तो DsP3 या DsP2 कुछ भी जो है हाइब्रिडाइजेशन आती थी, जो भी हम लिगेंड लेके चलते थे, ये नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड होती थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। ठीक है, तो लेकिन यहां पर एक डिफरेंस आया है, यहां पर इसने ये बोला
कि जो हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं वो क्या है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो क्या है स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि जो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है जैसे ही ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आते हैं तो इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। तो स्प्लिट होने के बाद क्या है, इनकी डिफरेंट एनर्जी होती है, कुछ की एनर्जी डिक्रीज हो गई है और कुछ की एनर्जी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इस सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब भी हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में, ठीक है, उन सभी के अंदर इस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, ठीक है, यहां पर डी जनरेट आएगा, डी जनरेट 5d जनरेट d ऑर्बिटल्स ऑफ ए मेटल आयन इनटू 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल। देखिए 5d जनरेट ऑर्बिटल थे और ये किस दो सेटों में जो है स्प्लिट हो गए हैं जिनकी क्या है डिफरेंट एनर्जी है। ठीक है, 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू डिफरेंट एनर्जी, आप देखिए इनका एनर्जी भी डिफरेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कब हुआ है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड जब उसको अप्रोच करेगा एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी मेटल के चारों तरफ। ठीक है, तो इससे ही क्या होगा, इसमें स्प्लिटिंग होगी, जो हमारे पास 5d जनरेट ऑर्बिटल है इसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे कि किस तरह स्प्लिटिंग होता है और कौन कौन से जो हमारे पास ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी कम हुई है और कौन से ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके एजम्पशन का। नेक्स्ट एजम्पशन है एजम्पशन नंबर 5, the number of ligands surrounding the metal affect the energy of 5d orbital। देखिए जो नंबर ऑफ लिगेंड है, द नंबर ऑफ लिगेंड affects the number of ligands affects the energy of 5d orbital, affect the energy of 5d orbital। देखिए जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ 5d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो ये स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी अभी कि स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से हो रही है। ठीक है, कुछ की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कुछ की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो ये स्प्लिटिंग है ये डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं। देखिए अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड लगे होते हैं 6। अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं 4। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आता है, अब जो ये स्प्लिटिंग है उसमें डिफरेंस आता है। स्प्लिटिंग में क्या डिफरेंस आता है, इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसके अंदर तो स्प्लिटिंग जब होगी तो 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे और 2d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी और 3d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में देखिए नंबर ऑफ लिगेंड चेंज हो गए हैं, अब नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4। तो इसके केस में क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल्स तो ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी डिक्रीज होती है और 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी स्प्लिटिंग के ऊपर तो इफेक्ट पड़ रहा है। अगर नंबर ऑफ लिगेंड चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द एनर्जी ऑफ दी 5d ऑर्बिटल्स, जो 5d ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी पे क्या आता है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसी की वजह से स्प्लिटिंग पे भी इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या था, इसका 5th एजम्पशन था। इसके बाद नेक्स्ट एजम्पशन आता है लास्ट एजम्पशन है इस थ्योरी का। लास्ट एजम्पशन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सच एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर ऑफ द कंपाउंड कैन बी इजिली एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स। देखिए जो 2 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कौन कौन सी, एक तो कलर स्पेक्ट्रा, एक कलर और दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट।
ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये दोनों की दोनों कहां से एक्सप्लेन की गई है? एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ splitting of d orbital. Explain in the terms of splitting of d orbital. जो d orbital की स्प्लिटिंग होगी उसी से इनको एक्सप्लेन किया गया है। ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है, ये दोनों चीजें आगे आएंगी हमारे पास कि जो कलर है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है डी ऑर्बिटल की, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, ये हमारे एजम्पशंस थे कुछ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। इन एजम्पशंस के बेसिस पे ही आगे बहुत से कंसेप्ट हैं जिनको हम सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। वैसे वो टॉपिक आपने पढ़ रखा है, आपको वो आता भी है, लेकिन उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फिर आपको जो है बेसिक कंसेप्ट इसका समझ में आ जाएगा कि स्प्लिटिंग इस प्रकार क्यों हो रही है, कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज ही क्यों हुई है और कुछ ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी इंक्रीज ही क्यों हुई है, उनकी डिक्रीज क्यों नहीं हुई है। ठीक है, इस चीज का आपको पता लग जाएगा। देखिए, हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, देखिए ये आपको पता है, वैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए डी ऑर्बिटल हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से एक सेट होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, इसको हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये T2G जो है वो एक ग्रुप थ्योरी से नोटेशन आया है। ठीक है, इसके बाद है जो सेकंड जो आता है हमारे पास, एक दूसरा ग्रुप होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और एक है डी जेड स्क्वेयर। देखिए, जो ये 3 ऑर्बिटल हैं इसको हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट ये है और एक ऑर्बिटल्स का सेट ये है, इसको हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी एक T2G होता है और एक EG ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 सेटों में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनकी शेप कैसी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो भी हमारे पास DX है, सॉरी DXY है, DYZ है और DZX है, तो देखिए इनके केस में कैसी शेप होती है। जो हमारे पास X और Y एक्सिस होते हैं तो इनके लोब्स जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग पढ़ के भी आए हो और आपकी स्क्रीन पे देखिए एक इमेज शो हो रही है जिसके अंदर आप इनकी शेप भी देख सकते हो। उसमें आपको 3D में दिखाया गया है कि कैसे 3D में इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको यहाँ प्लेन में दिखा रहा हूं मैं, और फिगर जो आपको फिगर दिखाई दे रही है इमेज के अंदर, उसके अंदर आपको इसको 3D में भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए DZX के अंदर क्या है कि एक Z और एक Z होता है और एक क्या होता है X कोड, एक X एक्सिस है और एक Z एक्सिस है, लेकिन लोब्स फिर भी क्या है इनके बीच में लाई करते हैं, यानी ऑन द प्लेन, सॉरी ऑन द एक्सिस लोब्स नहीं है। इन तीनों के केस में बिटवीन द एक्सिस जो है लोब्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास DZ स्क्वेयर और DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है उसके केस में देखिए क्या होता है। जो हमारे पास DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है वहां पर जो है जो लोब्स होंगे वो ऑन द एक्सिस होंगे। तो देखिए एक X एक्सिस के ऊपर है और एक Y एक्सिस के ऊपर लोब है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो लोब्स हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे वो किसके ऊपर है, एक X एक्सिस के ऊपर है और दूसरा Y एक्सिस के ऊपर है। इसी प्रकार जो DZ स्क्वेयर होता है, देखिए DZ स्क्वेयर का जो आपको इमेज में भी नजर आ रहा होगा कि DZ स्क्वेयर जो होता है उसके अंदर दोनों के दोनों लोब्स Z एक्सिस के ऊपर होते हैं।
दोनों के दोनों लोब्स किसके ऊपर हैं, जेड एक्सिस के ऊपर है। और एक बीच में क्या है, एक सर्कुलर सा एक शेप दिखाया गया है जो क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या है, ये देखिए डी जेड स्क्वायर का लोब्स है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें सिर्फ एक चीज पता लगी है कि जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है, उनके केस में जो है जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। लेकिन जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है और डी जेड स्क्वेयर है, इनके केस में जो लोब्स हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं। बस ये चीज याद रखने की है, क्योंकि जब हम स्प्लिटिंग करेंगे ना, जब ऑक्टाहेड्रल की कॉम्प्लेक्स की केसेस में हम स्प्लिटिंग देखेंगे, वहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि कौन से जो ऑर्बिटल हैं जिनके केस में ऑन द एक्सिस लोब्स होंगे और किसके केस में बिटवीन द एक्सिस लोब्स होंगे, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान से देख लीजिए, आपको स्प्लिटिंग में मदद करेगी। तो देखिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल या स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको मैं CFS लिख रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक चीज हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मोस्टली 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। यानी एक मेटल के साथ जो है वो 6 लिगेंड लगे होंगे, ठीक है। अब लिगेंड कैसे लगे होते हैं वो आप ध्यान से देखिए कि एक सेंटर मेटल आयन होता है जिसके साथ जो है 6 लिगेंड लगे होते हैं। इसको आप 3D इमेज देख सकते हैं, स्क्रीन पे 3D इमेज आपको नजर आ रहा होगा, वहां से इस 3D इमेज को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास मान लो लिगेंड है, क्योंकि 3D में ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि लोब्स कहां पे प्रेजेंट है और लिगेंड कहां पे प्रेजेंट है। फिर एक्सिस के ऊपर भी आपको 3D इमेज में अच्छे से नजर आता है कि ये एक्सिस के ऊपर लिगेंड लगे हुए हैं और लोब जो है इसके बिटवीन है या ऑन द एक्सिस है। ये सारी चीजें 3D स्ट्रक्चर में अच्छे से नजर आती है, ठीक है। तो देखिए एक चीज समझिए कि जो ये लिगेंड लगे होते हैं ये तीनों के तीनों क्या है, किसी ना किसी एक्सिस पे होते हैं। मान लो अगर ये जेड एक्सिस पे है और ये किस पे है, एक ये 2 लिगेंड किस पे है, वाई एक्सिस पे है, और ये 2 लिगेंड किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। मैं किसी को भी एक्सिस ले सकता हूं। देखिए ये 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पे है, 2 लिगेंड वाई एक्सिस पे है और 2 लिगेंड किस पे है, जेड एक्सिस पे है, ठीक है। अब जो मेटल के 5d ऑर्बिटल्स हैं, अब उनकी बात करते हैं। ये तो थे लिगेंड, जो लिगेंड अटैच थे मेटल के साथ, वो या तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, या वो वाई एक्सिस के अलोंग है, या वो जेड एक्सिस के अलोंग है। अब बात करते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल की। अब मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तीनों के तीन तो क्या है, जिसको हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों तो कहां पे लाई करते हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जिस एक्सिस के ऊपर लिगेंड अटैच है वहां पर ये नहीं होंगे। ये तो क्या है, बिटवीन द एक्सिस है। तो देखिए ये सारे के सारे कहां पर होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स कहां पे लाई करेंगे, बिटवीन द एक्सिस। यानी लिगेंड की डायरेक्शन में ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लिगेंड की डायरेक्शन में ये नहीं है, यानी डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, जिसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, ऑन द एक्सिस लोब्स हैं। इनके जो लोब्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, ऑन द एक्सिस। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के केस में लोब कहां पर होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, और उसी डायरेक्शन में लिगेंड भी अटैच है। लिगेंड भी एक्स एक्सिस पे 2 लगे हुए हैं और वाई एक्सिस पे भी 2 लिगेंड लगे हुए हैं। और इसी प्रकार जो डी जेड स्क्वेयर है
उसके केस में जो लोब्स होंगे वो किस पे होंगे, जेड एक्सिस के अलोंग। अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो जेड एक्सिस के अलोंग तो लिगेंड भी लगे हुए। लिगेंड जो है वो ऑन एक्स एक्सिस अप्रोच करते हैं, या वाई एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, या फिर जेड एक्सिस की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। अगर उसी डायरेक्शन में, मान लो उसी डायरेक्शन में लोब्स भी हों और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो आपस में क्या होगी, रिपल्शन। क्योंकि देखिए लीजेंड भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर या डी जेड स्क्वेयर में, वो भी कैसे हैं, वो भी नेगेटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में क्या होगी, रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और जिससे क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे लीजेंड, तो इसकी एनर्जी 5d जनरेट की ऑर्बिटल की एनर्जी पहले इंक्रीज होगी और उसके बाद उनमें क्या होगी, स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग होने के बाद कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी और कुछ ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब देखिए जिनके बीच में रिपल्शन हुई है, रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ये 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि इनके डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जो ये ऑर्बिट हैं, जो इनके लोब्स हैं, वो बिटवीन द एक्सिस हैं, और बिटवीन द एक्सिस तो क्या है, लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कुछ डिक्रीज हो जाएगी और इनकी एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए स्प्लिटिंग को समझते हैं कि स्प्लिटिंग कैसे होगी। यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब आपको दे सके कि क्या मतलब किस तरह से इसको हमने बताया है। ठीक है, या उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए इसके बाद है, हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए अब डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको समझिए। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास 5d जनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, ये हमारे पास 5d जनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। ठीक है, ये इनकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है या फ्री आयन स्टेट है। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्री आयन स्टेट। ठीक है, अब देखिए जब ये फ्री आयन स्टेट में है, यहां पर जो है इसकी एनर्जी नॉर्मल है। ठीक है, ये मेटल आयन है, मान लो ये क्या है, मेटल आयन है। ठीक है, अब जैसे ही इसको लिगेंड अप्रोच करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मान लो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी कुछ एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मान लो पहले इसकी एनर्जी यहां पर थी, अब इसकी एनर्जी कुछ यहां पर आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एनर्जी में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। और किसकी वजह से हुआ है, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच करना स्टार्ट किया, ये सिमेट्रिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई मेटल के चारों ओर। ठीक है, स्फेरिकल रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है मेटल के चारों ओर, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो गई है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड, ये क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन spherical field of ligand, spherical field of ligand। ठीक है, spherical field of ligand की वजह से जो है एनर्जी इंक्रीज हो गई है। ये स्टेट नंबर 1 थी, ये स्टेट नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसमें स्प्लिटिंग होती है। अब स्प्लिटिंग क्या होती है, देखिए स्प्लिटिंग के जरिए क्या होगा, कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी डिक्रीज हुई है और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज। और जो ये 3 ऑर्बिटल हैं ये कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसको हम T2G ऑर्बिटल बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। और जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है ये ऑर्बिटल हैं डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और ये क्या है, इजी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब देखिए
जो इनके बीच का गैप होता है इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इनके बीच का ये टोटल गैप है Eg और T2G के, जो एनर्जी गैप है बिटवीन Eg एंड T2G, इसको हम डेल ओ से, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लगाते हैं, डेल ओ से या डेल नोट भी इसको बोल देते हैं, डेल नोट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इसकी एनर्जी होती है इसको हम 10d³ भी लिख देते हैं, 10d³। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एनर्जी डिक्रीज हुई है T2G ऑर्बिटल की, वो कितनी डिक्रीज हुई है? देखिए यहां से यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, -0.4 डेल नॉट। और जो यहां से यहां तक एनर्जी इंक्रीज हुई है ये कितना है, +0.6 डेल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो एनर्जी डिक्रीज हुई है वो 0.4 है। ठीक है, और इसी प्रकार जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो 0.6 है। ठीक है, इसको दूसरी नोटेशन इसकी ये भी होती है कि इसको हम 6d³ भी लिख लेते हैं और इसको 4d³ भी लिख लेते हैं। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10d³। वो हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया था कि डेल नोट को हम 10d³ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए डिपेंड करेगी कि इसको हम, जो ये डेल नोट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम D1 कॉन्फ़िगरेशन से लेके D9 D10 तक जो है वो सारे की सारी CFSE एनर्जी निकालना सीखेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ये काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने स्प्लिटिंग के बारे में देखा और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसकी हमने एजम्पशन पढ़ी है। ठीक है, डी ऑर्बिटल के बारे में जाना है कि वो कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, अच्छा एक कंसेप्ट छोटा सा मैं और आपको करवा देता हूं। देखिए ये मतलब आपको जनरली पूछ लिया जाता है, यहां तक आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, इस चीज का जो इमेज है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन पे इसका इमेज एक लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसमें अगर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, इसके बाद जो है एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जैसे हमने पढ़ा कि जैसे स्प्लिटिंग होती है तो जो dx² - y² ऑर्बिटल था और जो dz² ऑर्बिटल था, दोनों की एनर्जी सेम थी। हमने ऐसे करके दोनों को बनाया हुआ था कि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि जब इनकी एनर्जी इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लिगेंड लगे हुए हैं उसी ही डायरेक्शन में इनके लोब्स होते हैं, उसी ही डायरेक्शन में क्या है, ये इनके लोब्स लाई करते हैं, यानी ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, इसको मैं जेड मान लेता हूं, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए कि जो जेड एक्सिस है, मान लो मैं इसको जेड एक्सिस मान लेता हूं, तो इसके ऊपर कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 2। इसके ऊपर कितने लिगेंड लगे हुए हैं, 2। और अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास कितने लिगेंड लगे हुए हैं, देखिए ये मान लेता हूं मैं एक्स एक्सिस है और इसको मैं मान लेता हूं ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब आप देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के ऊपर 4 लिगेंड लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4, जबकि जेड एक्सिस के ऊपर कितने हैं, 2 लिगेंड है। ठीक है, अब देखिए जो रिपल्शन है, जब 2 लिगेंड जेड एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, और जब 4 लिगेंड एक्स और वाई एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच में भी रिपल्शन हो रहा है। तो रिपल्शन कहां पे ज्यादा होगा, जहां पर 4 ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्स और वाई डायरेक्शन में 4 ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए वहां पे जो है रिपल्शन ज्यादा होनी चाहिए और उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए एज कंपेयर टू जेड एक्सिस के अलोंग जो रिपल्शन हो रही है, यानी dz² के अंदर जो रिपल्शन हो रही है वो क्या है,
कम होनी चाहिए या उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू डी जेड स्क्वेयर। तो इस तरह का एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अभी अभी स्प्लिटिंग के अंदर देखा कि दोनों की एनर्जी क्या थी, इक्वल थी। तो ये इक्वल क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर है वो डीजनरेट है, ऐसा क्यों है? उनकी एनर्जी क्या है? डीजनरेट एनर्जी है, मतलब जो इक्वल एनर्जी है। ठीक है, वो ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका रीजन ये है कि जो हमें डी जेड स्क्वेयर नजर आ रहा है, जो हमें डी जेड स्क्वेयर नजर आ रहा है, ये कैसे बना हुआ है? डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये इन दोनों लोब्स को या जो ये डी जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऑर्बिटल है इनको मिलाने से डी जेड स्क्वेयर बना है। तो देखिए डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में जो लोब्स होते हैं वो जेड एक्सिस पे भी होते हैं और एक्स एक्सिस पे होते हैं, और डी जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में ये जेड स्क्वेयर पे भी होंगे और वाई स्क्वेयर मतलब जेड एक्सिस पे भी होंगे, सॉरी, और वाई एक्सिस पे भी होंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमें डी जेड स्क्वेयर है उसके अंदर भी जो है लोब्स वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी होंगे और कुछ लोब्स वाई एक्सिस के अलोंग भी होंगे। तो इसीलिए जो है इनकी एनर्जी क्या होगी? अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। ठीक है, इसीलिए इनको क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला गया है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो देखिए आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना सीखेंगे। जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी ट्रांजिशन मेटल के लिए D1 से लेकर D10 तक जो भी हमें दी गई है, हाई स्पिन, लो स्पिन, ये सारी की सारी जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, CFSE कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके पास जनरली एक कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा या आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ठीक है, लो स्पिन हाई स्पिन के बेसिस पे फिर हमें उसकी CFSE वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी फ्रेंड BSc फाइनल ईयर में हैं और 5th सेम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उन सभी को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वो सभी इसका लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।